सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं हिंदी लेक्चरर मुनीर अहमद, हासन के पीयू बोर्ड से हम आपको लेसन कर रहे हैं। जो प्रीवियस क्लास में हमने जो पढ़ा बड़े घर की बेटी, उसका जो बचा हुआ भाग है, आज उसको हम कंटिन्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा कि बेनी माधव सिंह पिता हैं, श्रीकंठ और लाल बिहारी सिंह उनके दो बेटे हैं, और आनंदी श्रीकंठ सिंह की पत्नी है। अब यहाँ लाल बिहारी और आनंदी से झगड़ा हो चुका है, और जो झगड़े का कारण अभी ये श्रीकंठ सिंह को भी पता है। अभी दोनों भी बता दिए हैं, आनंदी भी बता दी है, बेनी माधव सिंह और लाल बिहारी भी बता दिया है। यहाँ श्रीकंठ सिंह अपना घर छोड़कर अलग जाने के लिए तैयार है। अब आगे देखेंगे पेज नंबर 8 में थर्ड पैरा से हम देखेंगे, श्रीकंठ उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि नहीं सह सकता। श्रीकंठ कहता है कि अपने भाई लाल बिहारी की दुष्टता, गलत काम, किसी पर मारना, दुष्कृत्य करना, इस पर मैं नहीं सह सकता। नान ಇದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವನಿರಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನಿರಬೇಕು। आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार आप संभाल लूंगा। ಎರಡನೇ ಮಗನೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಗ್, ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿನೇ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅವನನ್ನೇ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನೇ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए, ಅವನೇನ ನಾನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿ, उससे कहिए जहां चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇದೇ ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಡಿಸೈಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, यही मेरा निश्चय है। ಹಾಗೆ देखिए, ಇದು ತಂದೆಗೆ ಒಂಥರ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ। ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಗ್। ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನಿರ್ಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇದೆಯಾ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ನಾನಿರ್ಬೇಕಾ ನಿಮ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಅವನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। लास्ट पैरा, पेज नंबर 8। ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ತಂದೆಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚೌಖಟ್ ಪರ್, ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲ ಹೊಸ್ತಿಲು ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕದ್ದು, ತಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಣ್ಣ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ। वह उनका बहुत आदर करता था, अಣ್ಣन ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ। उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, ಹುಕ್ಕಾ ಪೀ ले या पान खा ले। ಅಣ್ಣಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಣ್ಣನ್ಗೊಂಥರ सरप्राइज आयतो, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ। और वह यह सोचा कि आज तक उसने अपने बड़े भाई के साथ घर के अंदर कोई भी खाट पर नहीं बैठा था। उसने कोई हुक्का, चिलम, चारपाई, 4 पैरों वाला एक टीपे, उस पर बैठा था, आज तक नहीं बैठा था उसने। उसके सामने हुक्का नहीं पिया था उसने, उसके सामने पान नहीं खाया था। बाप का भी वह इतना मान ना करता था, श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। यानी कि बाप का भी इतनी इज्जत कर रहा था, लेकिन श्रीकंठ की भी वह आदर सत्कार करता था। अनफॉर्चुनेट, ಅವತ್ತೇನೋ ಅವನಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ತನ್ನ ಅತ್ತಿಗೆ ಆನಂದಿ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು। श्रीकंठ का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक ना था। वह जब वह इलाहाबाद से आते तो उसके लिए कोई ना कोई वस्तु अवश्य लाते। इलाहाबाद जहां से आते, वो पढ़ाई या जॉब करने के बाद जो भी मिलता मंथली पेमेंट के बाद, छोटे भाई को भी ಅಣ್ಣ ಆದರೂ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಸ್ತು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫಸ್ಟ್, ಈಗಲ್ಲ। मुगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा दी थी। मुगदर का अर्थ है कि व्यायाम के लिए बनाई गई एक मुगदर। तो आपने देखा होगा कि ये वेट, ये हाथ में पकड़कर उठाते हैं इसको ऊपर, उस समय में लकड़ी से बनाया गया था। ये गेला कबनद, जिम में जाएंगे तो आपको सब कुछ चीजें मिल जाएंगे, लेकिन उस समय में
लकड़ी में बनाया गया था और वो बस स्ट्रेंथ व्यायाम करने के लिए बनाए जाने वाली एक लकड़ी की एक मुजरी बोलेगी उसको कि उठाने रखने वाला, वेट लिफ्टिंग के लिए उठाते हैं ना, उस प्रकार की वस्तु। पिछले साल जब उसने अपने से ड्योढ़े जवान को नागपंचमी के दिन दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने पुलकित होकर अखाड़े में ही जाकर उसे गले से लगा लिया था, 5 रुपये के पैसे लुटाए थे। ये तो लाल बिहारी ಮಾಡಿದ್ದವನು। लास्ट ईयर लाल बिहारी नागपंचमी हब्बद दिन दंगल यानी कि उसको फाइट होती है अखाड़े के अंदर, दंगल आपको मालूम होगा कि उस फाइट में लाल बिहारी ने लेकर अपोजिशन जो खिलाड़ी होता है उसको ले जाकर एकदम फेंक दिया था। तो श्रीकंठ जाकर खुश होकर अपने भाई को, पुलकित होकर खुश होकर अपने भाई को गले से लगा लिया और 5 रुपये पैसे भी लुटाए थे। गिफ्ट दिया था उसने 5 रुपये, 5 रुपीज, 5 रुपये इसको दिया था लाल बिहारी को, श्रीकंठ सिंह बड़ा भाई। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विद्राक बात सुनकर लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई, ತುಂಬಾ ದುಃಖ ಆಯಿತು। ಎಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಅಣ್ಣ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಂದೆ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ये थोड़ा उसको ग्लानि करता होता है दुख। वह फूट फूट कर रोने लगा, अल्ले निंತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಒಬ್ಬನೇ। इसमें संदेह नहीं कि अपने किए पर पछता रहा था, इधर ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಅದರ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ। भाई के आने से एक दिन पहले से उसकी छाती धड़कती थी कि देखो भैया क्या कहते हैं। ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಅವನು ಎದೆ ಡವ ಡವ ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಾರಣ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, क्या करता है, ये उसको थोड़ा डर था, क्योंकि चोरी किए हुए चोर को पता चल जाएगा कब मुझे पुलिस आकर के लेकर चले जाएगी। अगर घर में कोई वस्तु चुरा कर हम लाएंगे तो पता चले माता पिता को कब पता चलेगा, लेकिन दिल में डर हमेशा रहता जरूर है। उसी प्रकार इसको भी डर था, अयो अण्ಣ ಬಂದ್ರೆ ಏನೇನಾಗುತ್ತೋ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ। मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। ಅವನೇನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಮಜಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಆತರ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಅಣ್ಣ ಮನೆನೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಥವಾ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ನೀನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಬೇಡ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಇರೋನ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು। नेक्स्ट पेज नंबर 9, पेज नंबर 9 ನಲ್ಲಿ फर्स्ट लाइन, इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, निर्दयता, दया निर्दय, ये पाया उसने, स्वयं वह मूर्ख था लाल बिहारी सिंह। परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, वो अण्ಣ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅನ್ಯಾಯ, दूसरा कोई नहीं, प्रॉपर्टी में हो या पैसों में हो नहीं, मुझे मेरे बड़ा भाई आज छोड़कर जाने के लिए तैयार है, ये अन्याय। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर 2-4 बात कह देते, इतना ही नहीं 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता था। यावत्तु ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು दुख ಆಗಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ। पर भाई का यह कहना कि अब मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता, ಈಗ ನಾನು ಇವನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, लाल बिहारी से सहना गया, मेरी सूरत ही देखने के लिए तैयार नहीं है मेरा बड़ा भाई। लाल बिहारी को अब सहन आ गया, ಈಗ ಅವನಿಗೆ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ। वह रोता हुआ घर आया, ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, ಅವನೇ ಹೋಗಕ್ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಕ್ ತಯಾರಾಗ್ತಾನೆ। श्रीकंठ तैयार था, लेकिन अब लाल बिहारी तैयार हो रहा है। श्रीकंठ ने पिता को चॉइस देकर गया, आप बोलो मैं रहना है तो उसको जाने के लिए कहो, अगर वो रहना है तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन ये चॉइस देकर गया था वो, लेकिन ये अब तैयारी कर रहा है कि वही घर छोड़कर चला जाएगा। ಇದಕ್ಕೇನೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಿರಿಯವರ ಹತ್ರ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಅನಾಹುತಗಳು ಸಂಭವಿಸೋದು ತುಂಬಾ। कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिसमें कोई यह ना समझे कि रोता था, ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಇವನು ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ। सब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, ಬರ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬಹುದು। आनंदी ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि वह मेरे साथ घर में ना रहेंगे, अब वह
मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर आया. ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಅತ್ತಿಗೆಗೆ ಏನು ಆ ದಿನ ಚಪ್ಪಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ ಆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನಿಂದ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ, ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಂತೆ, ನಾನೇ ಈ ಮನೆಯನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಅತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ 3 ಆಗುತ್ತೆ. अभी हम देखेंगे कि पार्ट 4 में अब क्या होगा हम देखेंगे. जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह भी आंखें लाल किए बाहर से आए. ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಂಖೆ ಲಾಲ್ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕಂಠ ಸಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए. तಮ್ಮ ನಿಂತಿರೋದು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು घृणा तिरस्कार ಹೇಗೆ इस प्रकार देखना, गुस्से से देखा अपने भाई को, आंखें फेर ली, टर्न ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇಲ್ಲ. आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी. आनंदी ಹೇಳಿದ್ಲು लाल बिहारी ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ, अपने देवर के बारे में उसने बताया था, की थी. नेक्स्ट, लेकिन अब मन में पछता रही थी. वह स्वभाव से ही दयावती थी. और स्वभाव से ना, वो हमने पढ़ा होगा आनंदी के चरित्र रूपवती, गुणवती, दयावती थी वो. उसे इसका तनिक भी ध्यान नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी. वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि यह इतने गरम क्यों होते हैं. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಮೇಲೇನೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಮನೆಯವರು ಯಜಮಾನರು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿನೇ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಈ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ आनंदी को भी पता नहीं था, लाल बिहारी को भी पता नहीं था. उस पर यह भय भी लगा हुआ था कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को कहे तो कैसे करूंगी. ये तो श्रीकंठ सिंह इलाहाबाद में काम कर रहा है, अगर मुझे भी इलाहाबाद जाने के लिए कहे तो मैं ये घर छोड़कर कैसे चले जाऊं. घर में ससुर है, सास है, ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೈದನ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಡಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಹೋದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ. इस बीच में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े या कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ, मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया. ಅವನ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸಿಟ್ಟಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಆನಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮುझसे जो भी अपराध हुआ क्षमा करना. ನನ್ನಿಂದ ಏನು ಕ್ರೈಮ್, ಅಪರಾಧ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ ಅತ್ತಿಗೆ, ನಾನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಂತೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಸಿಟ್ಟೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮೈದನನ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಿಟ್ಟು, अपने देवर पर जो भी गुस्सा था सब खत्म हो गया उसको. वह रोने लगी. ಅವಳೇ ಸ್ವತಃ ಅಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु नहीं है. ಮನಸ್ಸಿನ ಮೈಲ್ ಕೊಳೆಯನ್ನ ತೊಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನೀರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं. ಶ್ರೀಕಂಠಿಗೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ಕರೀತಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಲಾಲಾ का मतलब है लाल बिहारी सिंह. ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. उसको समझाइस, उनको समझा कर बुलाकर लाओ. ಶ್ರೀಕಂಠ್, तो मैं क्या करूं, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾನೆ, ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. पेज नंबर 10. आनंदी भीतर बुला लो. आनंदी कहती है कि उसे अंदर बुला लो. मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहां से यह झगड़ा उठाया. ಅಯ್ಯೋ, ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳ, ನಾನೇ ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಅವಳು ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ದು ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಸಿಂಗ್. ಶ್ರೀಕಂಠ್, ಮೈನಾ ಬುಲಾऊंगा, ನಾನ್ ಕರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಆನಂದಿ, ಪಚ್ತಾವೋಗೆ, ನೀವು ಅಣ್ಣ, ಊರವ್ರು ಏನಂತಾರೆ, ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗೌರವ ಇದೆ, ಸಮ್ಮಾನ ಇದೆ. उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दें. आनंदी कहते हैं कि पछताओगे, उसे बहुत दुख हुआ है,
ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿಕೋ ತುಂಬಾ ಅವನೇ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಜಾವ್ ಉಸ್ಸೆ ಬುಲಾಕರ್ ಲಾವು ಅಂತ ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಶ್ರೀಕಂಠ್ ನಾ ಉಠೆ, ಅವನು ಹೇಳೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇತನೆ ಮೇ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ನೆ ಫಿರ್ ಕಹಾ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಬಂದು, ಭಾಬಿ ಭಯ್ಯಾ ಸೆ ಮೇರಾ ಪ್ರಣಾಮ್ ಕಹೆ ದೋ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ. वह मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें ना दिखाऊंगा. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮುಖ ನೋಡಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇ ಮುಖ ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. लाल बिहारी इतना कहकर लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा. अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ ली. ಇನ್ನೇನು ಹೊರಟೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವನು. ಆನಂದಿ अपने कमरे से निकली, ತನ್ನ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ, ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ತನ್ನ ಗಂಡನ ಪರವಾಗಿ ಈಕೆನೆ ಕರೀತಾಳೆ, ಇವನ್ ಜೊತೆನೆ ಅವ್ನು ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವಳೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕರೀತಾಳೆ. देखिए इसे बड़े घर की बेटी कहा गया है क्योंकि पढ़ी लिखी थी वो. घर को उजाड़ना या बर्बाद करना, घर से अलग होना उसको पसंद नहीं था. क्योंकि भूप सिंह की बेटी थी, 7 बेटियों में वो 4th वन थी. उसको पता है, पढ़ी लिखी थी, गुणवती थी, अच्छी गुण वाली थी, इसलिए उसने बिगड़ते हुए घर को अपना बना लिया. एक प्रश्न का उत्तर भी है इसमें. लाल बिहारी ने पीछा फिर देखा और आंखों में आंसू भरे बोला, मुझे जाने दो. ಅತ್ತಿಗೆ ಕೈ ಹಿಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅತ್ತಿಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನ ಅಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮುಜೆ ಜಾನೆ ದೋ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಿಡು. ಆನಂದಿ ಕಹಾ ಜಾತೆ ಹೋ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಇಬ್ರು ಅತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೈದುನ ಇಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಜಹಾ ಕೋಯಿ ಮೇರಾ ಮುಹನ ದೇಖೆ, ಎಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಬಾರದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ತೇನೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅಥವಾ ಬೇರೆ ದೂರ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೇನೆ, ಮತ್ತೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಊರಿಗೆ. ಆನಂದಿ ಮೈನಾ ಜಾನೆ ದೂಂಗಿ, ನಾನು ಹೋಗ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಮೈ ತುಮ್ ಲೋಗೋ ಕೆ ಸಾಥ್ ರಹನೆ ಯೋಗ್ಯ ನಹೀ ಹೂ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ. ಆನಂದಿ ತುಮೇ ಮೇರಿ ಸೌಗಂಧ್ ಅಬ್ ಏಕ್ ಪಗ್ ಭಿ ಆಗೆ ನಾ ಬಡಾನಾ. ಆನಂದಿ कहती है कि ಮೇರಾ एक ಸೌಗಂಧ್, ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಹೋಗ್ಲೇಬಾರದು, ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಆಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. लाल बिहारी जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूंगा. ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಅಣ್ಣನ ಹೃದಯ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟ ಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮನೇಲಿ ಇರ್ತೇನೆ. नेक्स्ट आनंदी मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूं कि तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है. ನಾನು ಆ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ तुम्हारी ओर से मेरे मन में तनिक भी मैल नहीं है, ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೊಳೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಆ ಶ್ರೀಕಂಠ ಕಾ ಹೃದಯ ಬಿ ಪಿಘಲ. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾನೆ, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟೊಂದು ನರಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಯಾರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೆ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅಬ್ ಉಸ್ಕಾ ಹೃದಯ ಬಿ ಪಿಘಲ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಕರಗುತ್ತೆ, ಅಣ್ಣನ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಕರಗುತ್ತೆ. ಉನ್ಹೋನೆ ಬಾಹರ್ ಆಕರ್ ಲಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ಕೋ ಗಲೆ ಸೆ ಲಗಾ ಲಿಯಾ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ತನ್ನ ತಮ್ಮನಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಬ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಗಲೆ ಸೆ ಲಗಾ ಲಿಯಾ ಉಸ್ನೆ. दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए. ಸದ್ಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಜಗಳ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪಂಚಾಯತಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ पढ़ा लिखा था श्रीकंठ, आनंदी पढ़ी लिखी थी, बिहारी बिगड़ा हुआ आदमी था, उसको ठीक करवाया, ठीक किया अपने घर में ही. इब्रो अलग शुरू ಮಾಡ್ತಾರೆ लाल अनतमदिरो. लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगी. लाल बिहारी से ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, अब मत कहना. ಅಣ್ಣಗೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಬಾರದು ನೀವು, ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮುಖ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. इसके सिवा आप जो मुझे दंड देंगे मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा. ನೀವೇನ್ ನನಗೆ ದಂಡ ಕೊಡಕ್ ತಯಾರಿದ್ದೀರೋ ನಾನೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸಕ್ ತಯಾರಿದ್ದೀನಿ. श्रीकंठ ने कामते हुए स्वर से कहा. श्रीकंठ कहता है, लल्लू, लल्लू का मतलब लाल बिहारी सिंह, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ, ಇದನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಡಿ. ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आएगा. ದೇವ್ರು ಇಷ್ಟಪಟ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಜಗಳ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ನೀನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮನಿಗೆ.
बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। ಅವರು ಕೂಡ ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಂದಿರು गले लगाए हुए हैं। आनंदी भी खड़ी हुई है। तो देखकर बेनी माधव सिंह बहुत खुश हुए, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ। नेक्स्ट पुलकित होना, खुश होना। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती है, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लिया आनंदी ने। लास्ट लाइन पेज नंबर 11। गांव में जिसने यह वृत्तांत सुना उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा। बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। ಬೇರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು। ಒಂದಿನ ಆಗಿದ್ದ ಜಗಳ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಒಂದು ವಾರವೆಲ್ಲ 15 ದಿನ ಒಂದು ಮಂತ್ ಆದ್ರೂ ಜಗಳ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ। ಕೊನೆಗೆ ಬೇರೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಮನೆಯಿಂದ। ಆದರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಕಂಠ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆ ನೋಡಿ ಅಯ್ಯೋ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾದ್ರ, ಹೊರಗಡೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ವಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಜಗಳನೇ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಪಂಚಾಯತಿ ಸೇರ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ। ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। अब देखिए आपको जो कल और आज ये क्लास हमने खत्म किया और बड़े घर की बेटी में आपको बहुत कुछ समझ में आया है, मैं ये सोचता हूँ। और अब हम ये देखेंगे कि एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में हम जाते रहेंगे तो क्वेश्चन पेपर इसी तरह प्रिंट होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कठिन शब्दार्थ कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको 9th 10th में सिखाया होगा, लेकिन यहाँ फर्स्ट PU में आपको कठिन शब्दार्थ का अर्थ नहीं पूछा जाएगा, आपको कोई लिखने की आवश्यकता भी नहीं, वो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है भी नहीं। नेक्स्ट वन इज मुहावरे, पेज नंबर 11 में नेक्स्ट वन इज मुहावरे। खून का घुंट पीकर रह जाना, ये मुहावरे दिए जाएंगे। लेफ्ट में क्वेश्चन, राइट में आंसर। जो लेफ्ट के क्वेश्चन के मुहावरे होते हैं और राइट में जो आंसर है उसको मैच करके लिखना, आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, ये ग्रामर पॉइंट में हो जाएगा। देन नेक्स्ट वन फर्स्ट मेन में हम जाएंगे। फर्स्ट मेन में हम जाएंगे तो यहाँ बताते हैं एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक शब्द वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए, इसका हम वो लेंगे। तो सबसे पहले 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में ठाकुर साहब के कितने बेटे थे? ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। आप क्वेश्चन में आंसर लिखते जाओ, यह आपको मिल जाएगा। बेनी माधव सिंह अपने आधी से अधिक संपत्ति किसे भेंट के रूप में दे दिए थे? वकीलों को दे दिए थे। और साथ ही साथ ठाकुर साहब के बड़े बेटे का नाम क्या था? श्रीकंठ सिंह। आपको उत्तर में मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक पढ़ो और उत्तर मिल जाएगा। आनंदी के पिता का नाम लिखिए, भूप सिंह। सॉरी, 4th वन, श्रीकंठ कब घर आया करते थे? शनिवार को। आनंदी के पिता का नाम लिखिए, भूप सिंह। थाली उठाकर किसने पलट दी? लाल बिहारी सिंह ने। गौरीपुर गांव के जमींदार कौन थे? ओ बेनी माधव सिंह ही थे। किसकी आंखें लाल हो गई थी? श्रीकंठ सिंह की आंखें लाल हो गई थी। पेज टर्न करो। बिगड़ता हुआ काम कौन बना लेती हैं? बड़े घर की बेटियां। बड़े घर की बेटी कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद। देखिए कितने आसान प्रश्न हैं, सिंगल सेंटेंस क्वेश्चन आंसर इतने आसान है, स्टोरी भी इतनी आसान है, प्रेमचंद द्वारा लिखित बड़े घर की बेटी। अब आपको सेकेंड मेन और थर्ड मेन जो होते हैं, थर्ड 4th मेन, उसको आपको नोट्स के द्वारा आपको मिल जाएगी, उसमें करेंगे। तो इतना ग्रामर पॉइंट है। नेक्स्ट 5th मेन में वाक्य शुद्ध कीजिए, वाक्य उसको देंगे। और नेक्स्ट थर्ड मेन देखिए, थर्ड मेन में किसने किससे कहा। हम एक बार ये फर्स्ट मेन हो गया, सेकेंड मेन बाद में कर लेंगे और हम थर्ड मेन में देखेंगे कि किसने किससे कहा, किसने किससे कहा, इतना ही लिखेंगे। तो आपको 1 अंक के लिए प्रश्न है, ऐसे 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आपको। जल्दी से पका दो मुझे भूख लगी है, लाल बिहारी सिंह ने आनंदी से कहा। जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। थर्ड मेन देखो, सेकेंड क्वेश्चन, लाल बिहारी सिंह ने वंस अगेन आनंदी से कहा। फर्स्ट 2 दो भी ठीक है, एक ही आदमी ने दूसरे से कहा, आनंदी से कहा। बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। बेनी माधव सिंह ने यानी पिता ने बड़े बेटे श्रीकंठ सिंह से कहा। लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता, वही श्रीकंठ सिंह ने अपने पिता से कहा। फर्स्ट 2
एक आदमी लाल बिहारी सिंह आनंदी से कहता है। नेक्स्ट थर्ड एंड फोर्थ श्रीकंठ सिंह अपने पिता से कहते हैं। फिफ्थ वन, अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते इसलिए अब मैं जाता हूं, लाल बिहारी सिंह ने आनंदी से कहा। भैया आप कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा, लाल बिहारी सिंह ने श्रीकंठ सिंह से कहा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ क्षमा करना, लाल बिहारी सिंह ने अपनी भाभी से कहा। तो इतना बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और थर्ड मेन का एक्सप्लेन किया है। सेकेंड मेन और फोर्थ मेन जो है उसकी नोट दिया जाएगा आपको। फिफ्थ मेन बहुत इजी है। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। उनकी के बदले उनके, उनके पितामह, उसमें क्या करेंगे फोर्थ मेन में। ये पूरा जो भी पैटर्न बता रहा हूं आपको क्वेश्चन पेपर में आएगा। उनकी के बदले उनके, पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। उनकी के बदले में उनके बनाएंगे बस नंबर 1 के लिए। नंबर 2 अब जाएंगे, स्वयं उनका पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध थी। स्वयं उनकी पत्नी को, स्वयं उनकी पत्नी को ही इस विषय में उनसे विरोध था। तो उनका के बदले उनकी क्या लिखेंगे, उनका के बदले उनकी लिखेंगे और विरोध थी के बदले विरोध था लिखेंगे बस। आनंदी अपने नए घर में आया, आनंदी अपने नए घर में आई, वेरी इजी, आप ही बना सकते हैं। मुझे जाना दो, मुझे जाने दो, जाना जाने, मुझे जाने दो। नेक्स्ट आपको ले जाएंगे सिक्स्थ मेन की ओर, सिक्स्थ मेन की ओर ले जाएंगे। सारी ये आपको फिफ्थ मेन है, ये फिफ्थ मेन है। फोर्थ मेन का मैंने ऐसा ही बता दिया था आपको, वो बड़ा प्रश्न है। नेक्स्ट, कोष्टक में दिए गए उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। फर्स्ट वन, इस दरवाजे पर डैश जुमता था, कोष्टक के अंदर इनकी ब्रैकेट के अंदर आपको आंसर दिया गया है हाथी। नंबर 2, डैश में रामलीला के वही जन्मदाता थे गौरीपुर में। ये सब आप टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद मिल जाएगा। सुंदर डैश को कदाचित उनके माता पिता भी अधिक चाहते हैं, सुंदर संतान को। नेक्स्ट, श्रीकंठ सिंह डैश को घर आया करते थे शनिवार को। नेक्स्ट, फिफ्थ में, बड़े घर की बेटियां डैश ही होती हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। मैंने इसलिए इसको आपको मैं बताया कि ये जो भी पॉइंट्स आए हैं ये आप नोट करके टेक्स्ट बुक से कलेक्ट करके आंसर लिख सकते हैं। और मैंने आंसर भी बताया है और यहाँ 2 छोड़ा है, वो है सेकेंड मेन एंड फोर्थ मेन। सेकेंड मेन एंड फोर्थ मेन वो आपको टेक्स्ट बुक में आंसर मिलेगा और उसकी नोट्स देने की कोशिश करेंगे। और नेक्स्ट ग्रामर जो लास्ट है उसको जाकर देखेंगे उसमें क्या होगा। तो नेक्स्ट देखिए सेवेंथ मेन में, सेवेंथ मेन में आपको क्वेश्चन है अन्य लिंग रूप लिखिए। क्वेश्चन क्या है, अन्य लिंग रूप लिखिए। इसका अर्थ है हमें जेंडर चेंज करना। ये सब आपको बहुत आसान है, एक लेसन में पढ़ने के बाद बाकी के सब आपको अपने आप समझ में आएंगे। अन्य लिंग रूप लिखिए, ये 2 अंक के लिए आपको एग्जाम में आएंगे, ओनली 2 मार्क्स यू विल गेट द एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम में 2 अंक में मिल जाएगा। तो जितने भी हो इसमें, फर्स्ट वन ठाकुर है, ठाकुर इसका अन्य लिंग रूप है ठकुराइन। ठाकुर, ठाकुर इसका अन्य लिंग रूप है ठकुराइन, ठकुराइन, ठाकुर ठकुराइन। नेक्स्ट, पति पत्नी, ये जानते हैं आप, पति इसका अन्य लिंग रूप है पति पत्नी। इसी प्रकार बेटा बेटी, स्त्री पुरुष, पुरुष बुद्धिमान बुद्धिमती, हाथी हथिनी, भाई बहन। नेक्स्ट, अन्यवचन रूप लिखिए। सेवेंथ मेन, अन्यवचन रूप में घर घर ही होता है, बेटी सेवेंथ मेन आपको 8th मेन में है, घर घर ही होता है, बेटी बेटियां, भैंस भैंस, स्त्री स्त्रियां, आंखें आंखें आंख,
सिंगुलर को प्लूरल बनाना, प्लूरल को सिंगुलर बनाना। थाली थालियां, घर के लिए घर, बेटी बेटियां, भैंस भैंस, नो चेंजेस, 10 भैंस थी। नेक्स्ट स्त्री स्त्रियां, आंखें आंख, थाली थालियां, थाली थालियां। तो इतना ये जो ग्रामर पॉइंट था इसको हमने पढ़ लिया और इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को भी हमने पढ़ लिया है। और हम बचे हुए जो भी पार्ट है उसे एक बार दोबारा हम देख सकते हैं। और इसके बाद हमने जो भी आगे की क्लास है उसको युवाओं से पोयम, युवाओं से लेसन है सारी, उस लेसन में हम देखेंगे कि स्वामी विवेकानंद इसके बारे में क्या कहा है, स्वामी विवेकानंद युवाओं के बारे में क्या कहा है। मेरे हिसाब से आपको ये लेसन समझ में आया हुआ होगा और इसको हम ध्यान से रखकर एक बार देखेंगे और पढ़ेंगे तो साहित्य वैभव किताब से हमें ये लेसन्स मिलेंगे। युवाओं से इसका इंट्रोडक्शन देकर आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट जो होता है उसको कंटिन्यू करेंगे। तो लेसन अभी समय होने की वजह से हमने यही पार्ट में लेसन का नाम है युवाओं से। इसे स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया है। इसको स्वामी विवेकानंद ठीक है। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1883 को कलकत्ता में हुआ था। इवर जन्म नोडी 1863 ನಲ್ಲಿ कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। कलकत्ता कहते हैं उस समय, ब्रैकेट में कोलकाता दिया है। नरेंद्रनाथ यानी इनका स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था। तो बस ये जो है इनके पिता विश्वनाथ दत्त थे और माता भुवनेश्वरी देवी थी। बचपन से ही आप बहुत बड़े प्रतिभाशाली थे। बचपन से ही ये बहुत बड़े प्रतिभाशाली टैलेंटेड थे। गरीबों के प्रति दयापूर्ण हृदय रखने वाले और भक्ति एवं वेदांत में रुचि रखने वाले थे। ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ दयापूर्ण दयेಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ इधर और भक्ति रखे हुए थे। श्री रामकृष्ण परमहंस आपके गुरु थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद अच्छे वक्ता थे, अच्छे स्पीकर, बात करने वाले थे। भक्ति के बारे में, भगवान की बारे में बात करने वाले थे एवं सभी धर्मों के अद्वैतावादी थे। सभी धर्मों का पालन करते थे। अपना धर्म नहीं छोड़ते थे लेकिन सभी धर्मों का पालन स्वामी विवेकानंद करते थे। सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म, भक्ति और वेदांत के बारे में स्वामी जी ने भाषण दिया। वह अद्वितीय था। 1893 में इनका जन्म था और ये शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन एक प्रोग्राम था। अमेरिका के शिकागो में स्वामी विवेकानंद वहां गए थे और वहां उन्होंने इतना अच्छा भाषण किया था कि भाइयों और बहनों, अंग्रेजी में अगर स्टार्ट करेंगे तो लेडीज एंड जेंटलमैन कहेंगे, लेकिन यहाँ भाइयों एंड बहनों, रिश्तों के हिसाब से पुकारा था इन्होंने। तो सब इनकी ओर आकर्षित हुए थे। अद्वितीय था, बहुत अच्छा था। आप भारत देश, भारत की प्रजा और भारतीय संस्कृति के अच्छे ज्ञाता थे। ये भारत देश अपने इंडियन कल्चर, इंडियन के सभ्यता, ट्रेडिशन, इसके बारे में बहुत कुछ इन्होंने स्पीच दिया था। इस कारण खंडांतर में हिंदू धर्म का औन्नत्य, भक्ति एवं वेदांत के प्रचार प्रसार में आप निरंतर कार्य करते रहे। स्वामी विवेकानंद केवल, मैंने देखा है पढ़ाई की 39 ईयर्स थी उनकी उम्र। शिकागो में 93 में गए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई 7 साल के बाद, 9 साल के बाद। तो बस ये एक अद्वैत भारत के स्वामी विवेकानंद सब धर्मों को पालन करने वालों में एक थे। आपकी मृत्यु 4 जुलाई 1902 को हुई।
4 जुलाई 1902 1902 में इनकी मृत्यु हुई। कर्मयोग, भगवान कृष्ण और भगवद गीता, मरणोत्तर जीवन, मेरे गुरुदेव आदि आपकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इल्ಲೇನ್ ತೋರಿಸಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆ ಅಥವಾ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು। प्रस्तुत संबोधन, संबोधन का मतलब है अपने आप लिखते जाना, अपना अनुभव लिखते जाना। देश की अच्छाई के लिए जो कुछ इन्होंने लिखा उसे संबोधन कहा। स्वामी विवेकानंद जी ने नवयुवकों का मार्गदर्शन किया है। नवयुवक आज के जो यंगस्टर्स हैं उन लोग क्या दे सकते हैं अपने देश के लिए, इसका मार्गदर्शन किया है उन्होंने। आपका विश्वास था कि देश का उद्धार केवल नवयुवक एवं नवयुवतियों के द्वारा ही संभव है। देश अगर आजादी चाहता है, देश अगर उद्धार होना चाहता है, अगर देश की प्रगति होनी चाहिए तो यंगस्टर, नवयुवक और नवयुवतियां, युवक युवती अनिलिंग रूप, इनसे ही द्वारा ही हो सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने हमें मानव निर्माणकारी एवं धर्म एवं दर्शन की शिक्षा दी है, जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए उनके अनुपम देन है। स्वामी विवेकानंद हमें यह देश का निर्माण के लिए, मानव निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए हमें क्या दिया है, उपदेश दिया है। ये उनकी अनुपम देन है, अनबिलीवेबल गिफ्ट कहेंगे उसको। स्वामी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनकी विचारधारा का परिचय विद्यार्थियों को दिलाने हेतु इस अनुदित पाठ का चयन किया गया है। 150ನೇ ಅವರ जयंती, जन्म दिनांकದ 150 साल हुआ स्वामी विवेकानंद जन्म लेकर। इसके उपलब्ध में, इसकी याद के लिए आपको फर्स्ट पीयूसी में युवाओं से लेसन दिया गया है, ताकि स्वामी विवेकानंद के चरित्र, स्वामी विवेकानंद अपने देश को क्या देना चाहते थे और उन्होंने क्या किया देश के लिए, क्या त्याग किया, इसका ज्ञान कराने के लिए आपको इस लेसन का चयन किया गया है। ठीक है, अब लेसन स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 15। तो आज हमने प्रीवियस लेसन को कंप्लीट भी किया, उसका एक्सरसाइज भी देखा और न्यू लेसन भी हमने स्टार्ट किया कि हमारे पास समय था तो देखेंगे समय जब तक होगा इस क्लास को तब तक लेते जाएंगे। बाद में नेक्स्ट जो रिमेनिंग होगा अगली क्लास में हम उसको करेंगे। मेरी आशा, मेरा विश्वास नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर है। पेज नंबर 15। स्वामी विवेकानंद स्टार्टिंग टू एंडिंग तक कहते जाते रहते हैं, ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ, ನನ್ನ ಆಸೆ ಯಾರ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ, नवीन पीढ़ी के नवयुवकों पर, न्यू जनरेशन के यंगस्टर्स पर। उन्हीं में से मैं अपने कार्यकर्ताओं का संग्रह करूंगा। बस देश के उद्धार के लिए कार्यकर्ता चाहिए, धर्म का प्रचार के लिए कार्यकर्ता चाहिए। कोई एक आदमी से कोई काम कभी भी सक्सेस नहीं होता, उसके पीछे, मर्द के पीछे स्त्री चाहिए, बच्चों के पीछे अपने माता पिता चाहिए, देश के उद्धार के लिए अच्छे युवक चाहिए। इसलिए मैं उन्हीं में से नव युवकों को चाहते हैं, क्योंकि वो जोश में रहते हैं, वो यंगस्टर्स हैं, उनमें शक्ति होती है, इम्यूनिटी होती है, इसलिए वो यंगस्टर्स को पसंद करते हैं स्वामी विवेकानंद। इसलिए लेसन ही रखा गया युवाओं से। बहुत सारे बुक्स लिखे हैं स्वामी विवेकानंद, लेकिन युवाओं से उनको बहुत पसंद है। उनसे कुछ देश का उद्धार हो सकता है, दूसरों से उद्धार नहीं होगा। वे सिंह विक्रम से देश की यथार्थ उन्नति संबंध सारी समस्या का समाधान करेंगे। युवक या युवतियां, दो भी होगा इधर, युवक या युवती, ये जो दो भी होते हैं इनसे ही देश का उद्धार होगा। सिंह विक्रम यानी लायन की तरह वो देश को आगे ले जाएंगे, समाधान, सॉल्यूशन लाएंगे देश का। वर्तमान काल में अनुष्ठेय आदर्श को मैंने एक निर्दिष्ट रूप में व्यक्त कर दिया है और उसको कार्यान्वित करने के लिए मैंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है। वर्तमान काल में जो भी अनुष्ठेय लागू में है, यंगस्टर की जरूरत है, मैं उनको कलेक्ट कर रहा हूं। तो ये जो है मेरा जीवन, सारा जीवन मैं इसलिए समर्पित करता हूं
कि नवयुवक आए, उनमें यूनिटी बनाए, एकता में बल होगी, सब एक रहे, तो तभी इस देश का उद्धार हो सकता है। वे एक केंद्र से दूसरे केंद्र का विस्तार करेंगे और इस प्रकार हम धीरे धीरे समग्र भारत में फैल जाएंगे। युवक अभी एक सेंटर से दूसरे सेंटर तक, यानी बैंगलोर से लेकर मैसूर जाएंगे, मैसूर से बैंगलोर जाएंगे, बैंगलोर से हासन जाएंगे, इस प्रकार हर स्टेट में, हर जिला में, हर केंद्र में, सेंटर में नवयुवक अगर काम करते रहे, गरीबों की सेवा करते रहे, देश की कल्चर के बारे में बताते रहे, देश के अनएजुकेटेड जो पर्सन्स हैं, लोग हैं, उनको एजुकेटेड बनाते जाए, तो इसमें देश की भलाई है। किसी को पैसे देकर बड़ा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहते हैं कि सारे भारत में फैला देंगे, तालुक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, सारे भारत में युवकों को वो बना देंगे कि देश के उद्धार के लिए, देश की अभिवृद्धि के लिए, देश की प्रगति के लिए युवकों का देन बहुत बड़ा होता है। नेक्स्ट प्यारा, भारतवर्ष का पुनरुत्थान होगा, डेवलपमेंट, भारतवर्ष उद्धार होना, पुनरुत्थान, अभिवृद्धि होगी भारतवर्ष की। उस समय में भारतवर्ष कहा जाता था, भारत भारतवर्ष जो भी एक ही है, पर वह शारीरिक शक्ति से नहीं, वरना आत्म की शक्ति द्वारा भारतवर्ष का उद्धार होगा, यानी फिजिकली नहीं। कितना भी मेहनत करो, पहाड़ को पत्थर ढोने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन किससे होगा? आत्म की शक्ति द्वारा। हमारी आत्मा अच्छी होना, आत्म की शक्ति, मैं कर सकता हूं, मैं इसे पूरा काम करूंगा, देश की अभिवृद्धि के लिए अपना प्राण तक न्यौछावर कर दूंगा। अगर ये आ जाए, अपना आत्म कह ले, तो आपको क्या है, आपको जरूर समझ में आ जाए कि देश के लिए मैं क्या कर सकता हूं। नेक्स्ट, वह उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं, वरना शांति और प्रेम की ध्वजा से। मैं अपने सामने यह एक सजीव दृश्य अवश्य देख रहा हूं कि हमारी यह वृद्ध माता पुनः एक बार जागृत होकर अपने सिंहासन पर नव यौवन पूर्ण और पूर्व की अपेक्षा अधिक महिमान्वित होकर विराजी है। कौन है वृद्ध माता? भारत माता। तो अभी जो है भारत माता से वृद्ध माता कहा गया है, ये क्या हो गई है? बूढ़ी हो चुकी है, क्योंकि लोग भ्रष्टाचार में घुस गए हैं, झूठ में घुस गए हैं, चोरी में घुस गए हैं, बड़े बड़े नेताओं को ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ नव युवक अगर सामने खड़ जाए, देश की सेवा कर लें, तो भारत माता फिर एक बार विराजेगी, फिर उसके मुख में हंसी आ जाएगी। शांति और आशीर्वाद के वचनों के साथ सारे संसार में उसके नाम की घोषणा कर दो। शांति, बस भारत माता का नाम सारी दुनिया में, हम भारतवासी शांति से रहेंगे, यहाँ शांति, पीसफुल लाइफ बनाएंगे, यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं होगा। तो सारे विश्व में नवयुवकों को कहते हैं कि तुम हर जगह, हर केंद्र में, जहां भी हो, जिस कंट्री में भी हो, आप क्या कर दो? फैला दो भारत माता का नाम। नेक्स्ट प्यारा, देखो वह निद्रित भारत अब जागने लगा है। इष्टेಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ स्वामी विवेकानंद कनसन्न कंडिದ್ದಾರೆ, अदागे आगुत्ते। नवयुवक अगर शांति से काम करेंगे तो देश की अभिवृद्धि प्रगति जरूर होगी। अब थर्ड पैरा में बताते हैं कि भारत जागने लगा है। देखो युवक काम कर रहे हैं, युवतियां काम कर रही हैं, जो पढ़ा लिखा नहीं है, बूढ़ा भी हो जाए उसको शिक्षा दे रहे हैं। अब देखो भारत माता जागने लगा है। मानो हिमालय के प्राणपद वायु स्पर्श से मृतदेह के शिथिल प्राय अस्थि मांसक में प्राण संचार हो रहा है। जड़ता धीरे धीरे दूर हो रही है। जो अंधे हैं वे ही देख नहीं सकते, और जो विकृत बुद्धि हैं वे ही समझ नहीं सकते कि हमारी मातृभूमि अपनी गंभीर निद्रा से अब जाग रही है। हिमालय के उस उत्तुंग शिखर पर भी बैठकर देखो कि बस भारत माता जाग रही है। जो बुद्धिहीन है उनको समझ में नहीं आएगा, जो अंधे हैं वो नहीं देख सकते कि भारत कितना युवकों के द्वारा इतनी अभिवृद्धि पा चुका, प्रगति पा चुका है। अब कोई उसे रोक नहीं सकता, अब यह फिर सो भी नहीं सकती। भारत की अभिवृद्धि को कोई रोक नहीं सकता, भारत माता सो भी नहीं सकती।
क्योंकि बस अब प्रगति की ओर चल पड़ी है, युवकों के सेवाओं के द्वारा, युवतियों के सेवाओं के द्वारा। कोई बाह्य शक्ति इस समय से दबा नहीं सकती, क्योंकि यह असाधारण शक्ति का देश अब जाकर खड़ा हो रहा है। अगर युवक जल्दी अपने काम में कूद पड़े, युवतियां चार दीवारी छोड़कर कूद पड़े, तो समझ लो कि अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब असाधारण शक्ति यानी कि इतनी बड़ी शक्ति, ताकत, युवक अगर भारत की सेवा करने निकल पड़े तो बस वो देश जरूर जल्दी से जल्दी प्रगति की ओर बढ़ जाएगा। तो इतना आज की क्लास में मैं स्टॉप करेंगे, और जो नेक्स्ट क्लास में ये पार्ट जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी समय तो हो चुका है, तो आगे का पार्ट जो है नेक्स्ट क्लास में खत्म कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।